हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 आरोह भाग 1 का पदखंड से पाठ 5 घर की याद कविता का नाम है और इसके लेखक और कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो पहले हम भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में देखते हैं। इनका जन्म टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ, यानी एमपी में, और 1913 में इनका जन्म हुआ। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनको साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु जो है 1985 में इनकी मृत्यु हुई। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इनकी जो लय ताल थी, जो वो लिखते थे, वो गांधी जी के आदर्शों से मिलती जुलती थी। अभी हम इनकी कवि जो आपके पाठ में आखिरी पैराग्राफ दिखे हैं उनको देखते हैं। कविता सहज और लोक की अधिक करीब है। इनकी कविता कैसी थी? लोक जनता की थी, मतलब बिल्कुल जनरल कविता थी, जो साधारण मनुष्य होता है उसकी कविता थी। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते उसको घरेलू बना लेते थे। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि मेरे घर की कविता है, मेरी ही बात तो कर रहे हैं ये। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी। अब उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की, जो बड़ी उम्र का प्रेम होता है, उसके ऊपर भी बहुत सी कविताएं लिखी। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। अब इन्होंने वृद्धावस्था के बारे में और एक मृत्यु के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, पर उसमें भी आत्मीयता यानी प्रेम झलकता था। उन्होंने उद्दाम सांघिकता के बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना करी। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक है। अब जो आजकल के आधुनिक कवि थे, उन्होंने बहुत सी व्यंग कविताएं लिखी और समाज की जो बुराइयां थी उनके ऊपर कविताएं लिखी, विचार व्यक्त करे। इन्होंने भी ऐसी अभिव्यक्ति दी, लेकिन उसमें ताना मारना नहीं था, उसमें क्रिएटिविटी थी, उसमें रचनात्मकता, कुछ नया करने की चाह थी। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण इन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। और ये गांधीवादी विचारधारा के थे, तो ये इसलिए हमेशा अहिंसा की बात करते थे। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन, अभी जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं वो घर की याद कविता है, उसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। घर का मर्म मतलब दर्द। तो जो घर होता है एक, जिसको हम घर कहते हैं बच्चों, दीवालों, खिड़की, दरवाजों से घर नहीं बनता, उसको आप भवन कह सकते हैं, उसको आप घर नहीं कह सकते। घर बनता है घर के लोगों से। तो उस मर्म का उद्घाटन अपनी इस कविता में इन्होंने किया। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती थी। अभी जब आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी, उस समय हमारे सैनिक जो थे वो तो सीमा पर थे, लेकिन जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो घर बैठ करके अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे और वो अपनी लेखनी से लोगों के अंदर प्रेरणा जगाते थे। तो ये उस समय की कविता है। तो उस समय सरकार क्या करती थी, ब्रिटिश सरकार, जो भी साहित्यकार, जो भी कवि इस तरह का काम करके लोगों में प्रेरणा जगाने की कोशिश करता था, उसको भी पकड़ करके जेल में बंद कर देती थी। तो ऐसे समय में ये जेल में बंद कर दिया गया था और इनको विस्थापन की पीड़ा झेलनी पड़ी। विस्थापन कहते हैं अपनी बसी बसाई जगह से दूसरी जगह पर उसको बिठा देना या उसको कहीं भेज देना, और इनको घर छोड़ करके जेल जाना पड़ा। तो इससे इनको बहुत दर्द होता था, अपने घर से छूटने का बहुत तकलीफ थी। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और ये जेल में बैठ करके याद कर रहे हैं। तो जो इनकी स्मृतियां हैं, इनकी जो सोच है, उसमें इनके जितने लोग थे वो सब शामिल हो रहे, एक एक करके लोगों की इनको याद आ रही थी। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। कविता का जो मूल भाव है वो क्या है? जेल में रह करके वो यादें जो अपने घर वालों की याद दिलाती हैं, उनकी याद आती है, उस दर्द में पीड़ित है और अपना घर छोड़ देने की जो दर्द है उसके ऊपर ये कविता है। कविता बहुत अच्छी है, बहुत इमोशनल, भावात्मक कविता है बच्चों। अभी कविता का भाव आपको समझ में आ गया कि ये लड़का अपने घर से दूर है, इसके माता पिता, बहन भाई जो हैं
वहाँ हैं और सब इसको याद कर रहे हैं और ये जेल में बैठ करके उनकी याद कर रहा है, घर की याद कर रहा है। तो अब हम एक एक करके पैराग्राफ देखते हैं। ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसका छोटा सा सारांश पहले समझ लीजिए तो आपको कविता पढ़ने में और मजा आएगा। प्रस्तुत कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। यह कविता उन्होंने अपने जेल प्रवास के दौरान लिखी। जेल प्रवास, जेल में रहते समय उन्होंने ये कविता लिखी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे तब उन्हें गिरफ्तार करके 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। इसी दौरान सावन का मौसम आया और एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और कवि को अपने घर और परिवार की बहुत याद आ रही थी। वे अपने घर से दूर हैं, उसे याद कर रहे हैं। उन्हें अपने माता पिता की चिंता सता रही है कि वो पुत्र वियोग में तड़प रहे होंगे। अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी कि वो इनके कवि के प्यार में, वियोग में, मतलब दूर हो जाने पर तड़प रहे होंगे, दर्द में होंगे और किसी अनहोनी की आशंका से दुखी हो रहे होंगे और वो डर रहे होंगे कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा होगा। लेकिन वो सावन को अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपनी सकुशल व मस्त होने का झूठा संदेश भेजने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ कवि क्या कर रहा है, सावन को इन्होंने अपना संदेशवाहक बना लिया। मतलब अपना संदेश कैसे भेजें, तब पहले फ़ोन तो थे नहीं और जेल में वैसे भी अलाउड नहीं कि फ़ोन किया और बात कर ली। चिट्ठी पत्री लिखने के लिए मिल जाता था जेलों में, लेकिन ये सावन को कह रहे हैं कि हे सावन, तुम जाओ और मेरे माँ बाप को जाकर कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, मेरे लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जिससे कि उनके माता पिता को अपने प्रिय बेटे की बहुत दुखी याद करके वो बहुत दुखी ना हो। वो नहीं चाहते थे कि उनके माता पिता को उनके अकेलेपन और उनकी पीड़ा के बारे में पता चले। वे कहते हैं कि वे कुशल हैं ताकि यह सुनकर उनके माता पिता को सांत्वना मिले। अभी जेल में बच्चों कोई भी आराम से तो नहीं रहता, कष्ट भी था, खाने को नहीं मिलता था, काम करना पड़ता था, पत्थर तोड़ने पड़ते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। तो लेकिन ये बातें वो अपने माता पिता को नहीं बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो परेशान ना हो। और कवि अपनी बहन को याद करते हैं कि वो मायके आई होगी, फिर अपनी बहन की याद आई थी कि वो जब मायके आई होगी उसको सब लोग मिले होंगे लेकिन मैं नहीं मिला होऊंगा, एक भाई नहीं मिला होगा तो उसको कितना दर्द हुआ होगा। अपनी अनपढ़ माँ की याद आई होगी। माँ इनकी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको लगा होगा कि वो तो बेचारी अनपढ़ है, वो पत्र भी नहीं लिख सकती, कैसे उन्होंने अपने दर्द को संभाला हो। अपने पिता की याद करके क्या कहते हैं कि वो तो बुढ़ापे से बिल्कुल दूर है। मतलब पिताजी तो अभी बुढ़ापा जरूर आ गया है लेकिन वो बुढ़ापा ने उनके ऊपर असर नहीं किया है। ना शेर से डरते हैं, ना मौत से डरते हैं, दौड़ते हैं, खिलखिलाते हैं, उनकी आवाज आज भी रौबदार है। कवि बारिश से कहता है कि तुम खूब बरसो, बरस बरस के मेरे माता पिता को मेरी कुशलता का संदेश दे दो। उनसे कहो कि मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। उन्हें मेरे दुख और निराशा का आभास ना होने देना। उनको पता नहीं चलने देना चाहिए कि मैं दुखी भी हूँ, मैं निराश हूँ। इस प्रकार इस कविता में घर से जुड़ी यादों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। कविता देखते हैं बच्चों। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बच्चों यहाँ पर जो पंक्ति की पुनरावृत्ति की गई है, एक पंक्ति जो रिपीट हुई है, उससे आपको वो भाव पता चलेगा कि कितना सुंदर भाव है। क्या कह रहे हैं, आज पानी गिरा, सावन का महीना है, बारिश हो रही है, बारिश गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। उस दिन बहुत तेज बारिश थी, धुआंधार बारिश थी, रात भर गिरता रहा है, रात भर पानी बरसता रहा, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन और मेरा मन जो है ना वो यादों से घिरा हुआ है। मेरी स्मृतियां मेरे मन में आई जा रही हैं इस बारिश की वजह से। बहुत पानी गिर रहा है, बार बार वो कह रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है और इस समय मेरी आंखों के आगे मेरा घर जो है वो आंखों में तैर रहा है, मेरी नजरों के सामने मेरा घर तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, मैं तो जेल में हूं, घर मुझसे दूर है। तो घर कौन सा घर, वो घर जो मुझसे दूर है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वो घर जो मुझसे दूर है और वो खुशी का पूर है। मतलब उस घर में खुशियां ही खुशियां हैं। हर आदमी को अपना घर अच्छा लगता है। हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, लैविश हो, साधारण हो, जैसा भी हो, आप कहीं दुनिया घूम आइए, आप जब अपने घर लौटते हैं तो आपको जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो वो कह रहे हैं वो खुशियों का पूर मतलब भरा हुआ है, इतनी खुशियां हैं उस घर में। गिर रहा है, बरसना, प्राण मन घिरना मतलब प्राण और मन पे छा जाना, तैरना मतलब तैरना, खुशी का पूर मतलब खुशी का भंडार। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी।
उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने घर से दूर जेल की एक काल कोठरी में बंद है। सावन के महीने में खूब बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने घर परिजनों और उसके साथ बिताए सुखद क्षणों की याद आ रही है। कवि कहता है, आज बरसात हो रही है और बहुत पानी बरसा है, अर्थात बहुत बारिश हो रही है और यह बारिश रात से ही हो रही है और ऐसे मौसम में मेरे मन व प्राण दोनों ही अपने घर की यादों से गिर गए हैं। अर्थात बारिश के इस मौसम पानी को देखकर कवि को अपने घर व परिजनों की याद आती है। कवि कहते हैं कि उनकी आंखों के सामने अपना वह घर दिखाई दे रहा है, जो घर इस समय उनसे दूर है, जो खुशियों का भंडार है। कहने का तात्पर्य है कि कवि के घर में खुशियों भरा माहौल है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। कैद में होने के कारण कवि इस समय अपने घर से दूर है, मगर घर की सुखद स्मृतियां कवि को बेचैन कर रही हैं। ये घर से दूर है तो इनको अपने घर की, अपने परिवार की, सबकी बहुत याद आ रही है। आगे की पंक्तियां देखें। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, हाय रे परिताप का घर। मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर से सब जुड़े हैं, सबके कितने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ? शब्दों के अर्थ देखो। मायका मतलब माँ का घर, परिताप मतलब कष्ट। व्याख्या क्या है? इन पंक्तियों में कवि अपने भाई बहनों व उनके इस आपसी संबंधों के बारे में वर्णन कर रहा है। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं और उन सभी के बीच अथाह प्रेम है। सब भाई बहनों में बहुत प्यार है। बहनें शादीशुदा हैं और कवि अंदाजा लगाते हैं कि आज भी अपने माता पिता के घर अर्थात मायके आई होंगी। सावन में लड़कियां अपने घर जाती हैं तो इनको अंदाजा है शायद बहन मेरे घर आई होगी। यहाँ पर कवि अपनी बहनों के मायके आने का अंदाज इसलिए लगा रहा है क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आती हैं। कवि कहते हैं, लेकिन मायके आकर जब कवि की बहनों को कवि के माता पिता से कवि के बारे में पता चला होगा तो अत्यंत दुख पहुंचा होगा। जब बहन घर आई होगी और पता चला होगा कि भाई तो जेल में है तो उस बहन पर क्या गुजरी होगी। कवि कहते हैं कि मेरे जेल में होने की वजह से सभी लोग घर पे दुखी होंगे और मेरा खुशियों से भरा वह घर अब परिताप का घर अर्थात कष्टों का घेरा बन गया होगा। संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का सब सहारा बने होंगे। मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं, आपस में बहुत गहरा संबंध है। मेरे चारों भाई भुजाओं के समान हैं और एक दूसरे का सहयोग करने वाले, अत्यंत बलशाली और कर्मशील हैं। अर्थात जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उसका हर काम करती हैं, मैं सहयोग करती, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी उनके सुख दुख में उनके सहयोग करते हैं। जबकि मेरी बहनें प्रेम का प्रतीक हैं, यानी वो हम पर अपना अथाह स्नेह और ममता लुटाती रहती हैं। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ बहुत आसान है लेकिन भाव बहुत गहरे हैं कि घर में 4 भाई, वो घर जहां पर 4 भाई थे। मायके में बहन आई, बहनें मायके में आई होंगी। बहन आई बाप के घर, बहन जो है वो अपने बाप के घर आई है। हाय रे परिताप के घर, बाप का घर क्या लगा होगा उसको? कष्टों का घेरा लगा होगा। परिताप का घर लगा होगा, कष्टों का घर। क्यों? क्योंकि उसका एक भाई जो है वो जेल में है। 4 भाई हो या 10 भाई हो, अगर एक भाई नहीं है तो उसकी तकलीफ जो है वो किसी भी सुख से बड़ी होगी, वो दर्द जो है वो ज्यादा बड़ा होता है। हाय रे परिताप के घर, इतना कष्ट होगा उसको। घर में सब जुड़े हैं, मेरे घर में सब लोग मिलजुल कर रहते, जुड़े हुए हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं और इतना एक साथ बहुत कम मिल पाते हैं, तो सब लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। 4 भाई 4 बहन, वो कह रहे हैं मेरी 4 भाई हैं और मेरी 4 बहनें हैं। मेरे भाई कैसे? भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ इन्होंने अपने भाई को किससे उपमा दी? भुजाओं से। उपमा नहीं दी, रूपक अलंकार है। भुजाएं ही भाई बताया गया, भाई को ही भुजा बताया गया। तो 4 भुजाएं हैं बाप की, मेरे पिता की 4 भुजाएं हैं, यानी 4 भाई हैं जो एक दूसरे का सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। और बहनें कैसी हैं? प्यार का प्रतीक है। बहनें जो है वो घर में प्यार फैलाती। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब वो अपनी माँ की याद कर रहे हैं कि मेरी माँ तो बिना पढ़ी है, दुख में वह गढ़ी मेरी। दुख में गढ़ी हुई, इस समय वो दुख की मूर्ति होगी क्योंकि उसका एक बेटा जेल में है। सारे बच्चे उसके पास है लेकिन उसका एक बच्चा जो है वो जेल में है। तो एक माँ जो है वो अपने एक बच्चे के दुख में दुख से गड़ी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ मेरी कैसी है? मैं उसकी अगर गोद में सर रख लेता हूँ तो मेरे सारे दुख दूर हो जाते हैं।
माँ की जिसकी स्नेह धारा और माँ की जो स्नेह प्यार की जो धारा है का यहाँ तक भी पसारा, मतलब माँ की जो स्नेह धारा है उसको मैं यहाँ भी महसूस कर रहा हूँ। माँ के प्यार जो है वो बच्चों के पास तक पहुँचता है, बच्चे चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, पास रहें, दूर रहें, माँ का प्यार बच्चों के पास तक पहुँच जाता है। तो वो कह रहे हैं उसका प्यार इतना है, उसकी स्नेह धारा इतनी है कि यहाँ तक उसका फैलाव है। पसारा मतलब फैलाव, मुझे एहसास हो रहा है उसके प्यार का। उसे लिखना नहीं आता, वो अनपढ़ है ना, तो उसको लिखना नहीं आता। जो कि उसका पत्र पता अगर लिखना आता होता तो शायद मुझे माँ पत्र लिख देती, लेकिन क्योंकि उसको लिखना नहीं आता तो मुझे पत्र भी नहीं मिल रहा। ये अपनी माँ के दर्द में है। इसका भावार्थ देखें। उपरोक्त पंक्ति में कवि अपनी माँ की बात करते हुए कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, वो मेरे जेल में होने से वो बहुत दुखी होगी। उनको अपनी माँ की ममता याद आने लगी। वो कहते हैं अगर मैं उसकी गोद में सर भी रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं और मेरी माँ की स्नेह की धारा अर्थात कवि के माँ की ममता और प्रेम जेल की कालकोठरी में भी महसूस हो रही है। कवि कहते हैं कि माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए उसका कोई पत्र मुझे नहीं मिला। चौथा पैराग्राफ देखिए। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रसता। अभी यहाँ कवि कह रहा है अपने, अब उसको अपने पिता की याद आ गई कि पिताजी कैसे हैं मेरे। पिताजी को बुढ़ापा तो अब तक एक क्षण के लिए नहीं आया। व्यापा मतलब फैला, उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आया, उसका बिल्कुल असर एक क्षण के लिए भी नहीं आया। जो अभी भी दौड़ जाए, उनको कहो तो अभी वो तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जो अभी भी खिलखिलाए, और वो ऐसे खिलखिला के हंसते हैं, मौत के आगे ना हिचके, मौत भी आ जाए तो वो हिचकते नहीं, डरते नहीं मौत से। शेर के आगे ना बिचके, और इतने बलशाली हैं कि शेर भी उनके सामने कुछ नहीं है, वो शेर से भी डरते नहीं है। बोल में बादल गरजता, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है बादल गरज रहे हैं उनके बोल में, बादलों की गरज, मतलब जबरदस्त बुलंद आवाज होगी। काम में झंझाल रखता, और काम तो ऐसे करते हैं जैसे तूफान आ गया हो, तब उनके काम में इतनी तेजी है। शब्द अर्थ देखो। व्यापा मतलब फैला हुआ, खिलखिलाए मतलब खुलकर हंसना, हिचके मतलब संकोच, बिचके मतलब डरना, झंझा मतलब तूफान, लरजना मतलब कांप जाना। झंझा लरसता यानी तूफान भी कांप जाता है उनके आगे। तो अब इन पंक्तियों में पिता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में वो बात कर रहे हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई है, लेकिन अभी भी पिता के ऊपर बुढ़ापे का कोई असर नहीं है। अभी भी वो किसी नौजवान से कम नहीं है, उसकी तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं, उन्हें मौत से भय नहीं लगता, और अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वे उसके सामने बिना डरे खड़े रह सकते हैं। अर्थात वे बहुत ही निर्भीक और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी वाणी में बादलों सी गर्जना है, और वो इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि आंधी तूफान भी उनको देखकर शर्मा जाए। मतलब इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि तूफान उनके आगे शर्म खा जाता है। हाँ, वो बहुत फुर्तीले हैं, तेज हैं। कहने का तात्पर्य है कि पत्नी के पिता अब बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जिसमें आज भी नव युवकों जैसा जोश और उत्साह भरा है। ये कवि अपने पिता को याद करके बोल रहा है। वो आगे और क्या बता रहे हैं पिता के बारे में। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। अब आज वो सोच रही कि आज भी जब पिताजी ऊपर से आए होंगे, ऊपर छत पर जाकर के वो नहा धोकर के गीता का पाठ करते थे, तो जब उन्होंने गीता का पाठ कर लिया होगा, दंड 260, दंड मतलब उठक बैठक, दंड स्क्वाड जिसको आप लोग बोलते हैं, तो दंड लगाए होंगे कितने, 260 इस बुढ़ापे में। तब खूब मुगदर हिला लेके, वो एक मोटा सा लकड़ी का होता है, मुगदर बोलते हैं उसको, है ना, वो मुगदर हिलाया होगा, यानी उन्होंने खूब कसरत करी होगी। मूठ उसकी मिला लेकर, मूठ मिला करके उन्होंने मुगदर हिलाया होगा, और जब ये सब एक्सरसाइज करके अपनी नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनके नैनों में पानी भर गया होगा। क्यों? क्योंकि आज सारे बच्चे उनके यहाँ हैं, लेकिन एक बच्चा उनका जेल में है। हाय पानी गिर रहा है। अब यहाँ हाय शब्द में पूरी कविता में करुण रस का प्रयोग किया गया कि इस समय इतने बलशाली, इतने ओजस्वी, इतने तेज पिताजी के आंखों में जल भराया हो। कहा जाता है मर्द को दर्द नहीं, यानी आदमी रोते नहीं,
तो जो इतने बलशाली होंगे वो रो दिए, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए, मतलब वो दर्द कितना भयानक होगा, कितना तकलीफदेह होगा। तो हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब फिर इनके कवि की आंखों के आगे घर तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। अब वो जब नीचे उतरे होंगे तो भाई बहन खेल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, उनके ऊपर उनकी नजर पड़ी होगी। अभी यहाँ अंत में व्यायाम समाप्त करके मुकदरों की मूठ अर्थात हत्थों को मिलाकर एक जगह रख करके जब वो ऊपर से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गया होगा। अर्थात पिताजी अपनी रोज की दिनचर्या, व्यायाम, पूजा पाठ निपटाने के बाद जब अन्य बच्चों के साथ कवि को नहीं देखा होगा तो भाव विभोर होकर रोने लगे होंगे। कवि आगे कहता है, आज भी वर्षा हो रही है, बरसते हुए पानी को देखकर मुझे घर की याद आ रही है। उनके 4 भाई 4 बहनें भी घर पर होंगे और शायद इस वक्त वो या तो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे और पिताजी की नजरें अपने 5वें पुत्र कवि को खोज रही होंगी। लेकिन पंक्तियां देखिए, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। फिर से इनको याद है, मेरे पिताजी जो बूढ़े तो हैं लेकिन एक क्षण के लिए भी उनके ऊपर बुढ़ापा आया नहीं है। वो पड़े होंगे बराबर, आज वो नीचे उतरे होंगे, मुझे ना पा करके रो पड़े होंगे। 5वें का नाम लेकर, मेरा नाम लेकर के मेरे पिता रो दिए होंगे। 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। अभी यहाँ पिताजी जो थे वो अपने इस पुत्र को 4 पर सोने पर सुहागा कहते थे। सोने पर सुहागा एक मुहावरा है कि आपको बहुत कुछ मिल गया, उसके ऊपर कोई एक और अच्छी सी चीज मिल जाए। तो यहाँ सोने पर सुहागा मतलब बहुत कीमती, बेशकीमती, है ना, सभी चीजों से भी अच्छा। तो इनका 4 बच्चों के बाद जो 5वां बेटा हुआ उसको वो सोने पे सुहागा कहा करते थे। और आज उनका वो बेटा यहाँ पर नहीं है। और ये कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि पिता अपने 4 बच्चों को देख रहे हैं लेकिन ये यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये यहाँ बंधे बैठे हैं। जेलों में भी रखे जाते थे कैदी बच्चों, तो उनको बेड़ियों में जकड़ करके रखा जाता था कि वो हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिला पाते थे। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे लोगों के ऊपर इतने अत्याचार करे हैं कि कभी ये कहानियां आप पढ़ेंगे तो आज भी खून खौल उठता है। कभी मौका मिले तो काला पानी यानी अंडमान निकोबार जाकर के वो काला पानी की जेल देखिएगा जहाँ पर वीर सावरकर को रखा गया। छोटी सी कोठरी होती थी बच्चों, ना खाना होता था, ना पानी होता था, ना टॉयलेट्स होते थे, कुछ नहीं। वही एक कमरे में पड़े रहते थे लोग और बेड़ियों में जकड़े हुए। फिर उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, काम करा जाता था, उनको बांध करके, हाथ पैर बांध करके कोड़ों से मारा जाता। बाद में सजा, फांसी की सजा दे देते थे। तो जितने अत्याचार कर सकते थे ब्रिटिशर्स वो सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर करते थे। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी मुंह से आह भी नहीं निकालते थे और मार खाते खाते शहीद हो गए। तो ये आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से मिली है। उसी आज़ादी की बात यहाँ पर की जा रही है। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता जिनके ऊपर जरा भी बुढ़ापा नहीं आया, रो पड़े होंगे बराबर। 5वें का नाम लेके, मेरा नाम लेकर वो रो पड़े होंगे। 5वां हूं मैं अभागा, मैं कितना अभागा, कितना दुर्भाग्यशाली हूं, जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं। मुझे तो पिताजी सबसे अच्छा मानते थे, सोने पर सुहागा कहते थे मुझे। आज मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं। प्यार में बहते रहे हैं, जब भी वो मेरा नाम लेते थे उनको प्यार आ जाता था। आज उनके स्वर्ण बेटे, उनके 4 बेटे सोने के समान थे और ये सोने पर सुहागा था, यानी उनसे भी प्यारा बेटा। लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब कम। आज उनके जो सोने से बच्चे हैं वो भी उन्हें कम लगे होंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये 5वां बेटा यहां नहीं है। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। मैं उन 4 के ऊपर 5वां जो सुहागा था वो यहाँ पर बंधा बैठा हूं। मुझे ना पाकर पिता मेरे रो दिए होंगे। व्याख्या देखें बच्चों। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बुढ़ापे का उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता, मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहनों पर उनकी नजर पड़ती होगी तो वह 5वें बेटे यानी कवि को उनके बीच ना पाकर दुखी हो गए होंगे, उनका नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि कहते हैं, मैंने अपने माता पिता का 5वां पुत्र हूं। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सभी बेटों को प्रेम करते हैं, पर मुझे अपने अन्य बेटों से तुलना में श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए वह मुझे अधिक प्रेम करते हैं। अर्थात वो अपने 4 बेटों को सोने के समान मानते थे और मुझे सुहागा अर्थात उनसे भी बेहतर मानते थे।
कवि कहते हैं कि मैं आज उनसे दूर इस जेल में कैद हूं, इसलिए आज मेरे पिता को अपने स्वर्ण बेटे या 4 बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कवि आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। कवि यहाँ पर अपने आप को भाग्यहीन बता रहा है, क्योंकि वो जेल में है, जिस कारण उसके माता पिता को कष्ट है। मतलब माता पिता को कष्ट हो रहा है, उससे कवि को ज्यादा कष्ट है। खुद जेल में जो कष्ट झेल रहा है उससे कष्ट नहीं है उसको अपने माता पिता के कष्ट से बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहते हैं वो, पर माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब पिताजी आए, उनकी आंखों में आंसू देखकर माँ से नहीं रहा गया होगा। माँ को लगा होगा इतना बहादुर इंसान आज रो दिया, आंख में आंसू आ गए। माँ भी दुखी है, पिता भी दुखी है, पर माँ पिता को सिंपैथी दे रही है, सहानुभूति देते हुए माँ पिता को समझा रही है। माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, कितना दर्द हुआ होगा जब आंख से पानी बहा होगा पिता के। आंख में किस लिए पानी, वो कह रही क्यों आंखों में पानी ला रहे हो, वहां अच्छा है भवानी, मेरा बेटा भवानी वहां बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, उसने तुम्हारे मन को समझ लिया होगा, तुमसे अपनापन है, उसको प्यार करता है वो तुम्हें। गया है सो ठीक ही है, वो जेल गया है ना तो ठीक है ना। स्वतंत्रता के लिए माता पिता अपने बच्चों को भेज देते थे, तो माँ को दुख बहुत है, लेकिन क्योंकि वो देश के लिए गया है तो माँ पिता को समझा रही है वो ठीक गया है वहां, यह तुम्हारी ही लीक ही है, तुम्हारी ही तो बातें मानकर गया है, तुम्हारे ही पद चिन्हों पर चल रहा है, तुम भी तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ते हो, तो आज तुम्हारा बेटा भी जेल गया है और वो वहां बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। और जो पीछे हटाता कोख को मेरी ले जाता। अब माँ कह रही है, पिता को फिर समझा रही, अगर वो नहीं जाता, अपना पैर पीछे हटा लेता, बच जाता, तो मेरी कोख को ले जाता। कोख मतलब गर्भ, जहां पर बच्चे पलते हैं पेट में, तो मेरी कोख जो है वो शर्मसार हो जाती अगर मेरा बेटा पीठ दिखा देता या पीछे हट जाता। इस तरह हो न कच्चे, वो पति को समझाती है, इस तरह कच्चा मन नहीं करो, मन को हल्का मत करो, खराब मत करो, रो पड़ेंगे और बच्चे, तुमको देख करके मेरे बाकी बच्चे रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और जब माँ ने समझा होगा, पिताजी ने अपने आंसू पूछोगे, नहीं मैं रो कहाँ रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जब ये पिता ने कहा होगा, उस समय उन्होंने कितना बड़ा दर्द सहा होगा, छाती पे कलेजे पे पत्थर रख करके कहा होगा कि नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों, कितनी मार्मिक कविता है कि वो सीन हमारे आंखों के आगे आ जाता है कि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए कैसे दुखी होते हैं, और ये सब कुछ कवि जेल में रह करके उसका एहसास कर पा रहा है। वो देखें बच्चों क्या इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पिताजी को दुखी देखकर माँ अपने मन के दुख को छुपाकर पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी, क्यों दुखी होते हो, क्यों आंसी ये सब बच्चों कल्पना है, कवि सोच रहा है हमारा बेटा भवानी वहां अच्छे से होगा, यानी सकुशल है। माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती हैं, वह आपके मन की बात को समझकर आपके बताए मार्ग पर ही तो चल रहा है, वह देश सेवा करते हुए जेल गया है, वह तुम्हारी परंपरा है जिसका पालन किया है उसने, इसलिए उसने जो किया वो ठीक किया। कहने का तात्पर्य यह है कि देशभक्ति का रास्ता पिता ने पुत्र को दिखाया और बेटा आज उसी राह पर चल पड़ा। आज देश हित के लिए उसने सर्वोपरि है। माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। कवि कहते हैं, माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि उनका बेटा न देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अगर वह ऐसा नहीं करता तो देश सेवा से पीछे हटता तो आज मेरी कोख लज्जित हो जाती। मतलब मैं गर्व से सीना तान के कह सकती हूँ कि मेरा बेटा देश की सेवा के लिए गया हुआ है। मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता, लेकिन अपने देश की आज़ादी की खातिर जेल गया है, जिस पर मुझे गर्व है। माँ बाप अपने बेटे के जेल में जाने से दुखी हैं, लेकिन गर्व का एहसास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही हूँ कि आप अपने मन को कच्चा मत करो, अपनी मन भावनाओं पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो अन्य बच्चे रो देंगे आपको रोता देखकर। और फिर पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा, नहीं अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ और कहाँ मैं अपना धीरज खोता हूँ, अर्थात ना तो मैं रो रहा हूँ और ना मैं परेशान हूँ। देखिए पंक्तियां, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, 5 वे को वो ना तरसे, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है, किंतु उनसे यह ना कहना धीर, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ना कहना अस्त हूँ मैं।
सावन को कह रहे हैं हे कि मेरे पुण्य पावन। वो सावन को पुण्य कह रहे हैं, पावन कह रहे हैं, पवित्र मौसम कहते होता है ये। तो वो सावन से कह रहे हैं तुम तो इतने पुण्य हो, पावन हो, सजीले हो, सुंदर हो, तुम बरस लो वो ना बरसे। वो सावन से कह रहे हैं ये सावन जितना बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंख से एक आंसू नहीं आना चाहिए। ये सावन से कह रहे हैं कि तुम जाओ उनको समझाओ, वो ना बरसे, उनकी आंख से एक आंसू ना गिरे, 5वें को वो ना तरसे। 4 बच्चे उनके पास हैं, 4 बेटे, मुझ 5वें बेटे को वो तरसे ना। मैं मज़े में हूँ, सही है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मज़े में हूँ, ये बिल्कुल सही है। घर नहीं हूँ, बस ये क्या कमी है, बस मैं घर पे ही तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनको जाओ और बताओ, किंतु यह बस बड़ा बस है। अब यहाँ बस शब्द का बच्चों 3 बार प्रयोग है। घर नहीं हूँ, बस यही है। बस मतलब केवल यही तो बात है, इसी बस से, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन ये जो केवल बस शब्द है ये बहुत बड़ा है, यह बड़ा बस है, ये बात छोटी सी नहीं है बहुत बड़ी। इसी बस से सब विरस है, और इसी बस, छोटे से बस के कारण सब विरस है। सब कुछ रसहीन हो गया है, सब कुछ रसहीन हो गया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे घर में दुख आ गया है, मैं यहाँ दुखी हूँ, लेकिन तुम मेरे माता पिता को मत बताना, किंतु उनसे यह ना कहना, उनको मत बताना, उन्हें देते धीर रहना, और उनको तुम धैर्य बंधाना कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। उन्हें और क्या कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ। कवि थे ना ये, तो उन्होंने कहा तुम जाओ और बोलना मैं लिख रहा हूँ। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ, मैं लिखता हूँ, काम करता हूँ कि कहना, मैं यहाँ पर बहुत सारा काम करता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना। और मैं अपने पिता का नाम यहाँ जेल में रह करके भी उनका नाम कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मुझे यहाँ बहुत लोग चाहते हैं, मत करो कुछ शोक कहना, मेरे लिए बिल्कुल दुख ना करे, मैं बिल्कुल मस्त हूँ यहाँ पर। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। जेलों में कैदियों को सूत और चरखा दे दिया जाता था, उनसे सूत कर पाया जाता था। तो बोलो, उनको बोला मैं काम करता हूँ, मैं काटने में व्यस्त हूँ, यहाँ सूत काटता हूँ। वजन 70 सेर मेरा, और मेरा वजन पता है उनको, पिताजी को पता ना, मेरा 70 किलो वजन हो गया है। और भोजन ढेर मेरा, और मैं इतना ढेर भर के भोजन खाता हूँ, वजन मेरा बढ़ गया है। जबकि बच्चों, तेल में जो रोटी मिलती है, जो दाल मिलती है, वो खाने के नाम पे कलंक होती है। लेकिन अगर किसी माता पिता को ये पता चले कि मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, तो शायद माँ बाप के मुंह से निवाला नहीं उतरेगा। वो उनको ये बात पता है, इसलिए वो सावन से कह रहे हैं कि जाके उनको बताओ कि मैं खाता हूँ, इतना सारा खाना खाता हूँ, 70 किलो वजन है, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और दुख को मैं ठेल देता हूँ, मतलब पीछे कर देता हूँ, धक्का मार के निकाल देता हूँ, मेरे ऊपर दुख का असर नहीं होता। दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। और उनको जाके बोला मैं बिल्कुल मस्त हूँ, बस उनसे ये मत कहना कि मैं अस्त हूँ। अस्त मतलब डूबना, मैं डूब रहा हूँ, मैं निराशा से भरा हूँ, मेरे अंदर दुख है, मैं माता पिता से दूर हूँ, मैं घर से दूर हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। ये बात उनको पता मत चलने देना। ये बात वो सावन से कहते हैं कि तुम जाओ, संदेश मेरा माता पिता को। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं बच्चों। आवाज देखिए बच्चों, उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा कि हे सुंदर, आकर्षक और सबको खुशी प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिता की आंख को मत बरसने देना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि वो अपने 5वें पुत्र को याद करके दुखी ना हो। कवि सावन से कहते हैं कि तुम जाकर मेरा संदेश देना कि मैं यहाँ पर मजे में हूँ, खुश हूँ। बस इतना ही है कि बस घर पर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का मुझे कोई कष्ट नहीं। लेकिन उसके बाद कवि स्वयं से कहते हैं कि मैंने उन्हें कह तो दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही दुख है। पर अपने माता पिता से या घर से दूर होकर जीना कितना कठिन है। यह बस सबसे बड़ा बस है। एक ये छोटी सी बात है कि मैं घर पर नहीं हूँ, पर ये वाली बात कितनी बड़ी बात है। मैं बहुत दर्द में हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। केवल मैं ही जानता हूँ, अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुखों को छीने, मतलब एक इस दूरी ने मेरे जीवन को नीरस कर दिया है, बेरस कर दिया है। कवि अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए कहता है, हे सावन, तुम उन्हें यह सब मत बताना कि मैं दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ। तुम उन्हें धैर्य बंधाते रहना और कहना मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, काम करता हूँ, देश सेवा में अपना आपका नाम रोशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी खाली नहीं बैठा हूँ। आगे कहते हैं, मेरे माता पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं और मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, इसीलिए वो दुखी ना हो। कवि कहते हैं कि सावन, तुम मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ, मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, मेरा वजन 70 सेर है, मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ, हर विपरीत परिस्थिति का सामना आराम से करता हूँ और मस्त रहता हूँ, अर्थात मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कवि सावन से कहते हैं कि उनको यह बिल्कुल नहीं बताना कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ, नहीं तो वो और दुखी हो जाएंगे।
और बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप अपना दुख बच्चों को नहीं बताना चाहते, कहीं बच्चे ना परेशान हो। बच्चे ये नहीं इसलिए नहीं बताते कि कहीं मेरे माता पिता ना परेशान हो। यही बॉन्डिंग होती है, यही परिवार होता है बच्चों, इसी को घर कहते हैं। ये पंक्तियाँ, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, पांचवें को वो ना तरसे। फिर से वो सावन से कह रहे हैं, देखो हाय रे ऐसा ना करना, देखो ऐसा मत कर देना, हाय रे, उनको डर है मन में और करुण रस है यहाँ पर, हाय रे ऐसा मत कर देना कि जो जैसा है वो वैसा वैसा बिल्कुल जाके मत बता देना, सच सच जो है कि जो वैसा ना कहना, जो है उसको मत बोल देना, कहा न देना जागता हूँ, उनको जाके मत बताना कि मैं रात रात भर जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, मुझे आदमी देख के डर लगता है। क्यों डर लगता था आदमी देख के बच्चों? जिस समय कैदी जेल में होते थे और जूतों की खट 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 आवाज़ आती थी, ब्रिटिशर्स आते थे कोड़े और वो लेकर के अपने हथियार और आकर के कैदियों को बुरी तरह मारते पीटते थे, तो आदमी से डर लगने लग गया था इनको, जो कैदी होते थे। तो वो कह रहे हैं कुछ मत बताना कि मैं जागता हूँ, मैं आदमी से डरने लगा हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं मौन हो गया हूँ, चुप हो गया हूँ। किससे बात करेगा जेल में? कोई नहीं होता आसपास जिससे आप एक शब्द भी बात कर लो, तो मैं मौन हो गया हूँ, चुप हो गया हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जेल में अपनी परिचय तक आदमी भूल जाता है। किसी को एक 6x6 की कोठरी में बंद कर दो तो उसकी क्या दशा होगी। तो ये दशा थी, मैं खुद भी नहीं समझता कि मैं कौन हूँ, देखना कुछ बकना देना। वो सावन को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, अलर्ट करे, देखो कुछ बोल मत देना तुम कहीं, उन्हें कोई शक न देना, ऐसा मत बनाना कि उनको शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, पांचवें को वे ना तरसे। हे सावन, तुम चाहे जितना बरस लो, मेरे माता पिता की आंख से एक आंसू नहीं बरसना चाहिए। हे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो ना बरसे, और मुझ पांचवें बच्चे को वो तरसे नहीं। तो मैं कवि सावन से कहता है, मेरी मन स्थिति, मेरे दुखों के बारे में तो मेरे माता पिता को गलती से भी मत बताना। तुम उनको यह मत बताना कि मैं रात भर जगता हूँ, यानी मैं रात में सो नहीं पाता, आदमी को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहने लगा हूँ, यानी अब मुझे किसी की से बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे सजीले सावन, तुम मेरे पिताजी के आगे ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उन्हें शक हो जाए और कि कहीं उनके बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं। अंत में वो सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुंदर आकर्षक खुशियाँ देने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन मेरे पांचवें पुत्र की याद करके मेरे माता पिता की आंखों से एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सजीले सावन क्यों कहा गया? सावन का मौसम सुंदर होता है, पावन होता है, पुण्य होता है, पूजा पाठ का महीना होता है, और सावन लोगों को खुशी देता है। सावन जब समय बारिश होती है तो मन खुश हो जाता है, लेकिन ये जो खुशी जो है वो इनके घर परिवार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जेल में बंद है। बच्चों, शब्दों में मानसिक पीड़ा कैसे दिखाई है, कैसे उन्होंने चित्रण किया है, कितना सुंदर दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब मतलब शब्दों से एक चित्र खींच दिया गया कि आपकी आंखों के आगे एक चित्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये वो त्रासदी का वर्णन किया है कवि ने, जो हमने स्वतंत्रता पाने के लिए, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जो ये तकलीफ झेली है। हम और आप केवल इन कविताओं में पढ़ करके और भूल जाते हैं, लेकिन जिसने ये झेली है उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी बच्चों। ये हम सबको, हमको, आपको इस आज़ादी का मोल समझना चाहिए कि बहुत मुश्किल से मिली है आज़ादी। हम और आप और कुछ नहीं कर सकते तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। अपने देश के लिए जो कुछ कर सकते हैं, छोटा मोटा योगदान हमें हमेशा करते चलना चाहिए। ये सुंदर कविता है ये घर की याद, और ये मेरी प्रिय कविता है बच्चों, मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए। बच्चों, ये हमारी लाइन बोल बोल के मैं हर वीडियो में मैं बोर हो गई हूँ। अब नहीं बोलूँगी, आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट नहीं लिखते मुझे लग रहा है अब मैं ये बोलना बंद कर दूँ। ओके बच्चों, गुड बाय।